सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। अब आते हैं पार्ट 5 के चैप्टर 5 पे। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 तक, अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक। 148 बोलता है देयर शैल बी अ कैग ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। 149 में कैग की ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं कि वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा? अभी कुछ इसके रिगार्डिंग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर हैं जो डायरेक्ट वन लाइनर के फॉर्म में बनते हैं, वो भी अच्छे से सुन लेना, ठीक है। देन 150 अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट में ऑन एडवाइस ऑफ कैग प्रिस्क्राइब। एंड 151 रिपोर्ट रखता है प्रेसिडेंट के सामने अगर यूनियन से संबंधित है, और गवर्नर को देगा अगर वो स्टेट से संबंधित है तो, ठीक है। तो 148 में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट, 149 में ड्यूटीज़, 150 में फॉर्म्स ऑफ अकाउंट और 151 में रिपोर्ट। जो कैग होता है ना, कैग दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ही इज़ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स क्या होता है? जहाँ पब्लिक का पैसा आता है, टैक्स का पैसा आता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो उसको देखना, उसना कितना पैसा कहाँ से कैसे ढंग से निकला नहीं निकला, इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोला जाता है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़? देन दूसरी चीज़, ही इज़ ऑल्सो द गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। लोक लेखा समिति का ये गाइड एंड फिलोसोफर होता है। और करंट में कैग कौन है? संजय मूर्ति, ये हैं, ठीक है, के संजय मूर्ति। और पहले कौन थे? वी नरहरि राव। मतलब इनसे पहले नहीं, सबसे पहले, इनसे पहले तो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वी नरहरि राव। क्लियर यहाँ तक? इनके अगर टेन्योर की बात करें, टर्म की बात करें, तो 6 साल या 65 साल की उम्र होती है, 65 ईयर्स ऑफ एज। और रिमूवल सेम एज सुप्रीम कोर्ट का जज। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है, किस ग्राउंड में रिमूव किया जाता है, सब देख चुके हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? तो वहाँ पे आता था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल, है ना। जैसे वहाँ प्रेसिडेंट होता है तो वैसे स्टेट में गवर्नर होता है। जैसे सेंटर में वाइस प्रेसिडेंट होता है, यहाँ वाइस गवर्नर नहीं होता है। जैसे प्रधानमंत्री होता है वैसे राज्य में मुख्यमंत्री होता है। वहाँ मंत्रिपरिषद होती है, यहाँ मंत्रिपरिषद होती है। वहाँ महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल। और यहाँ पर भी उसकी तरह ही एडवोकेट जनरल होता है। मैजिक बता दें, ब्लिंकिट से मंगा लें तो हम भगा दें क्या? चलो, तो मैजिक नंबर 89 90 ऐसे याद करना है कि 74 से लेकर 111 तक आपको क्या करना है? नहीं, क्या करना है आपको 89 जोड़ देना है। और 112 ऑनवर्ड्स से लेकर 123 तक आपको 90 जोड़ देना है। समझे नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो हम तुमसे ये बोलना चाह रहे हैं कि पार्ट 5 और पार्ट 6 पूरा सेम है, हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये समझ लेंगे कि जैसे वहाँ प्रेसिडेंट होता है वहाँ गवर्नर, यहाँ गवर्नर होता है। जैसे वहाँ पीएम होता है यहाँ सीएम होता है, ठीक है। पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है वैसे यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता है, ठीक। अब क्या करना है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था अटॉर्नी जनरल 76 में, हमने पढ़ा था एडवोकेट जनरल 165 में, 89 ऐड करने पे मिल रहा है। समझ में है अभी? तो उसी तरह ही पार्ट 5 में अगर कोई होगा उसी के बिल्कुल पैरेलली अगर हमें स्टेट का चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर शैल बी मान लो कि यहाँ पर 74 में है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, है 74 में। इसी तरह होगा देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है, टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। कैसे पता चलेगा? ऐड कर दो 89, खत्म। समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं? भेजे हम पढ़ा कुछ कि बस 89 ऐड करना है 74 से लेके 111 तक। और फिर उसके बाद 112 ऑनवर्ड्स हमें क्या कर देना है? 112 ऑनवर्ड्स 112 ऑनवर्ड्स सिर्फ हमें ऐड कर देना है 90, और हमें उसका आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे 163 में लिखा है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइज दी। लेकिन जिस तरह से प्रेसिडेंट पर एडवाइस बाइंडिंग थी उस तरह से ध्यान रखना है। गवर्नर पे अब जो कुछ चेंजेस है वो मैं आपको बताता चलूँगा, बाकी हर चीज़ सेम है। अब
प्रेसिडेंट जैसे वहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ गवर्नर, जैसे वहाँ राज्यसभा, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे यहाँ लोकसभा, वैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे वहाँ पर पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट थे, वैसे यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के 3 कंपोनेंट हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस है। लेकिन हमें ध्यान इस चीज़ का रखना है, किस चीज़ का रखना है ध्यान, कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो हर राज्य में नहीं है, वो सिर्फ 6 राज्यों में है। उस कौन कौन से राज्य हैं? कबूतम करके याद करते हैं। के से है कर्नाटक, ए से है आंध्र प्रदेश, बी से है बिहार, यू से है उत्तर प्रदेश, टी से है तेलंगाना और एम से है कौन? एमपी की महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? कितने हैं? ठीक है, 6 राज्यों में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी ये 6 राज्य हैं जहाँ पर हम बोल सकते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, द्विसदनीय विधानमंडल है। क्योंकि बाकी हर राज्य में each and every state of India has a legislative assembly, but only these 6 states have a legislative council. That is why we say them as that they have the bicameral legislature. ठीक, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूटीज़ हैं। इन 8 में से 3 यूटीज़ के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, सिर्फ और सिर्फ 3 के पास। कौन कौन से हैं जरा बताइए? दिल्ली है, पुड्डू है, ठीक है, और JNK है। लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी के पास नहीं, किसी यूटी के पास नहीं, असेंबली है बस इन 3 के पास। अब ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि जो है दिक्कत हो जाएगी ना समझ में आया तो फिर रोते फिरोगे इधर उधर। मैं बता रहा हूँ फिर, ठीक है? समझ में आ रही है तुमको? कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या है, आर्टिकल नंबर 80 में क्या था? राज्यसभा। 89 ऐड कर दोगे क्या मिल जाएगा? 169। किस क्या होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। सिंपल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के यहाँ पर एबॉलिशन और क्रिएशन के बारे में दिया हुआ है। मैं फिर से तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, देख लो, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसके बाद ख़त्म ही है, गवर्नर है बस। 2-3 स्लाइड में जो भी कुछ अंतर हैं वो बस पढ़ा रहा हूँ, और वो बस अच्छे से देख लेना, बाकी सब सेम है। और उसमें से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अबॉलिशन और क्रिएशन के बारे में बात करता है ये। लेजिस्लेटिव विधान परिषद जो है उसको अबॉलिश या क्रिएट करने का पावर देश की संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। इन 6 राज्य जिनके अभी नाम देखे कबूतम, इनको पार्लियामेंट ने ही लेजिस्लेटिव काउंसिल दी है, और जब चाहे इनकी अबॉलिश भी कर सकते लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सर वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ नहीं कर सकती क्या? वो सिर्फ बोल सकती है पार्लियामेंट को कि हे पार्लियामेंट प्लीज़ हमें भी दे दो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन देना, अबॉलिश करना, ये सब पार्लियामेंट का होता है। और पता है वो भी कैसे? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से सिर्फ ये काम करता है ये, ठीक है? सिंपल मेजॉरिटी से काम कर सकता है, साधारण बहुमत से। इसके लिए कोई विशेष बहुमत कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? अब ध्यान समझना, 81 लोकसभा है, 89 जोड़ेंगे, ठीक है, तो आएगा 170। इसमें दिया होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। हाँ बिल्कुल, लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे वहाँ लोकसभा है लोअर हाउस, वैसे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में दिया होना चाहिए। बिल्कुल दिया है, उसी के बारे में दिया है कि इसमें मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं और मिनिमम 60 लोग हो सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे गोवा, अरुणाचल, सिक्किम 30 मिनिमम वहाँ काम चल जाएगा, मिजोरम में 40 में काम चल जाएगा, बट इन जनरल 60। अच्छा, लोकसभा में कितने मिनिमम रिक्वायर्ड थे जरा बताना? ठीक, अब 82 में डीलिमिटेशन कमीशन दिया था, परिसीमन आयोग, लेकिन वो परिसीमन आयोग अलग अलग नहीं बैठता है सेंटर और स्टेट के लिए। समझ में आई चीज़? नहीं, समझ में आई कि नहीं ये बताओ तुम मुझे, पहले बताओ, आई समझ में? तो फिर 82 में जब हम ऐड करेंगे 89 तो 171 आएगा। आपने अभी बोला कि कोई डिलिमिटेशन कमीशन अलग से तो बैठता ही नहीं इसके लिए, तो फिर यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव। अच्छा, तो वहाँ क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन या एबॉलिशन के बारे में दिया हुआ था 169। यहाँ कॉम्पोजिशन के बारे में दिया हुआ है। सर 80 में क्या दिया हुआ था? कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है? 80 में क्या दिया हुआ था? कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा। हाँ, कोई मिनिमम नहीं होता है, बिल्कुल सही है, कोई मिनिमम नहीं होता है लोकसभा में, सिर्फ मैक्सिमम होता है 550। ओके,
तो वहाँ पे क्या दिया हुआ था, कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा 18 जुड़ा, तो कॉम्पोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल मिला नहीं, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कॉम्पोजिशन जो दिया हुआ है वो आर्टिकल नंबर 171 में दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, किस तरह का कॉम्पोजिशन होता है, इस तरह से याद करते हैं, 1/3 1/3 1/12 1/12, कितना बचा, जोड़ो सबको, कितना आएगा 5/6, बचा कितना 1/6। ये जितने होते हैं ऊपर जो मैंने 5/6 लिखे, ये सब इलेक्टेड होते हैं। 1/3 इलेक्ट करके भेजता है कौन, विधानसभा के लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली के। ये कौन, ये लोकल बॉडीज़, मेनली जो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह होती हैं वो चुन के भेजती हैं। 1/12 ग्रेजुएट्स, जो एटलीस्ट 3 साल के ग्रेजुएट्स हों, वो ग्रेजुएट्स की स्पेलिंग कुछ ज़्यादा ही नहीं, जुएट हो गई, तो ग्रेजुएट, ठीक है, ग्रेजुएट्स। 1/12 जो टीचर्स होते हैं एटलीस्ट सेकेंडरी लेवल तक के होने चाहिए, एंड 1/6 दे आर नॉमिनेटेड बाय होम, बाय गवर्नर। राज्यपाल नॉमिनेट करता है किस फील्ड में, ये नॉमिनेट करता है लिसेस प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। 1/6 क्लियर। 171 क्लियर हो गया आपको। बाकी ऐसा हमें कोई अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। आप बात करो क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन वहाँ कहाँ दिया हुआ था, 84 में। 83 में ड्यूरेशन था, 89 ऐड कर दो ऐड, कितना आएगा 172 आएगा। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा का कितना होता है 5 साल, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल। विधान राज्यसभा का कितना होता है, कोई टर्म नहीं होता है वैसे, इसका भी कोई टेन्योर नहीं होता है। 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, तो मेंबर का टर्म 6 साल का होता है, वैसे यहाँ भी मेंबर का टर्म 6 साल का होता है, सब सेम है। हाँ, 84 में क्या था, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, तो यहाँ भी 173 में क्वालिफिकेशन, बस जोड़ते जाओ तुम, ख़त्म। प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर रखना है, लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा की जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है तो, ठीक है, क्योंकि है तो 6 राज्यों में ना, बस ख़त्म, कुछ अलग नहीं है सर। अब ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ। हमने ये पढ़ा था ऑर्डिनरी बिल के केस में लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है, बट यहाँ पर उस हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास इक्वल पावर होनी चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं है। इवन इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल ऑल्सो विधानसभा के पास ज़्यादा पावर होती है विधान परिषद से। कैसे, अगर विधान परिषद में देखो, ओरिजिनेट किसी भी हाउस में हो सकता है, विधानसभा में ओरिजिनेट हुआ, पास कर दिया, गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर क्या कर सकता है, या तो सहमति दे सकता है या वीटो पावर यूज़ हो सकता है। अब आते हैं गवर्नर पे, राज्यपाल के आर्टिकल्स देखते हैं, शुरू करें क्यों, गवर्नर। तो 152 से 167 के बीच में है गवर्नर जी के बारे में दिए हुए हैं आर्टिकल्स, ठीक है। तो 152 डेफिनेशन देता है स्टेट की, देन गवर्नर, देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, वो बताता है 153, ठीक है। जो पहला आर्टिकल होगा वो उस ऑफिस के एस्टैब्लिशमेंट की ही बात करेगा, ठीक है। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के बारे में चर्चा है, किस पे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर की, राज्यपाल की, कौन करेगा, इसकी उसकी सबकी प्रेसिडेंट की, सबकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, है ना। इसका उसका सबका बदला लेकर तेरा फैजल, वासेपुर में था ना, इतना बम मारेंगे, इतना बम मारेंगे, इलाका धुआं धुआं हो जाए। क्यों, याद आया कुछ, क्यों। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो टर्म कितना होता है 5 साल का, देखे हो मीम की नहीं देखे हो तुम लोग, टेलीग्राम पे जो डाले थे आज सुबह। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, क्या क्वालिफिकेशन होती है 157 में जो लिखी हुई है, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल की उम्र होनी चाहिए, और बस थोड़ा सी मोदी जी से संपर्क अच्छे होने चाहिए, बस ख़त्म। या जो भी पार्टी है उससे संपर्क अच्छे होने चाहिए, ख़त्म। कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस 158 में है ये कंडीशन क्या है कि वही जो प्रेजेंट केस में थी कि आप एमपी नहीं हो सकते हो, आप एमएलए नहीं हो सकते हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर सकते हो आप, ये सारी चीज़ें हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं भी डिफाइन नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। शपथ कौन दिलाता है, आई शपथ कौन करवाता है इसको, पीला मार्कर यूज़ करते हैं। और ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है। प्रेसिडेंट कौन दिला रहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट का। डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है अगर मान लो गवर्नर नहीं है किसी और को फंक्शन निभाने के लिए।
पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन देख चुके हैं पहले। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट वो है सब। बाकी ये सब तो सेम है, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 75 है पूरा, ये 74 है, ये 176 है, ये 77 है, ये 78 है। कोई है ऐसा जिसको पल्ले ना पड़ रहा हो? 77 में था कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट हो गया। वहाँ अटॉर्नी जनरल था, एडवोकेट जनरल हो गया 89 ऐड करके। वहाँ था ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ है ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर 78 में 89 ऐड करो 167 हो जाएगा। 78 में 89 ऐड करो 167, वहाँ ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यहाँ ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर, ख़त्म। क्लियर है कि नहीं है? हाई कोर्ट पे आते हैं अभी। चलिए, तो पहली बात तो ये है कि ये पार्ट 6 में ही है। ये आपका जैसे सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में है वैसे पार्ट 6 में है। पार्ट 5 दैट इज़ यूनियन में 5 चैप्टर हैं, उसी तरह पार्ट 6 में 6 चैप्टर हैं, ठीक है। 214 से 231 ये हाई कोर्ट से डील करता है, ठीक है। 214 क्या बोलेगा? देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक। हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कौन सा आर्टिकल था जो बोला था सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कौन सा था? 129। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स किस तरह से इनका गठन किया जाएगा, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी कुछ और जजेस होंगे जो जितने पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। देन इनकी अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस दी। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सर प्रेसिडेंट ही करेगा। ध्यान इस चीज़ का रखना है, चाहे हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना हो, चाहे रिमूव करना हो, सब प्रेसिडेंट करेगा। बस शपथ दिला देता है हाई कोर्ट जजेस को कौन? गवर्नर। बाकी सब काम प्रेसिडेंट करेगा। और यहाँ पे भी कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉलेजियम सिस्टम वर्क करता है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो एज होती है, ठीक है, मैक्सिमम एज वो 62 ईयर्स होती है। वहाँ पर 65 थी। मिनिमम एज इनके कुछ नहीं होती है, मैक्सिमम होती है। सुप्रीम कोर्ट में 65, हाई कोर्ट में 62। और यहाँ का जो कॉलेजियम होता है, पता है कैसे अपॉइंटमेंट होती है यहाँ के कॉलेजियम के द्वारा? प्रेसिडेंट पूछेगा किससे? प्रेसिडेंट सीजीआई की एडवाइस लेगा और प्लस जिस हाई कोर्ट, ध्यान से सुनना, जिस हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट की जा रही है उस हाई कोर्ट के वहाँ जजेस के लिए आ जाएगा। अब मान लो ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ भी कॉलेजियम होता है। जैसे मान लो इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेगा, ठीक है, जो सीजीआई है। एंड देन प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाएगी। देन इसी को कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटिंग टू, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 219 ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर। रिस्ट्रिक्शन एंड प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। अब अगर आप एक परमानेंट जज रहे हैं, और एक चीज़ यहाँ पर इनके क्वालिफिकेशन भी तो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आपको जज बनना है, मान लेते हैं हाई कोर्ट का, तो फिर क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए अगर आपको जज बनना है? तो या तो आप 10 साल तक 10 ईयर्स एडवोकेट रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में भी था, सेम एडवोकेट इन हाई कोर्ट। और या फिर अगर ये नहीं है तो कोई भी 10 साल तक 10 ईयर्स तक आपने कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, बस। इसमें कोई डिस्टिंग्विश जुरिस्ट का ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर आप लॉ की बहुत अच्छी समझ रखते हैं तो आप और राष्ट्रपति के नज़र में आ गए आप, तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो बनाया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का नहीं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देन सैलरी अलावेंसेज या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं, स्टेट से निकलती है। लेकिन जो पेंशन होगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलेगी, क्योंकि आपने मल्टीपल स्टेट में सर्व किया है, तो एक स्टेट तो कोई देगा नहीं आपको, तो फिर इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से निकलेगा। देन 222 में ट्रांसफ़र ऑफ जजेस दिया हुआ है, ठीक है। कंसल्टेशन लेनी पड़ती है सीजीआई की, प्लस जिस हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है और जहाँ से भेजा जा रहा है, दोनों के चीफ जस्टिस से। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मान लो चीफ जस्टिस नहीं है तो उसके लिए। बाकी सब आपको एक बार देख लेना, कुछ अलग नहीं है। जो हमने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था वही सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे, ठीक है। कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने गवर्नर पढ़ा और हाई कोर्ट पढ़ा है, तो हमें 7th अमेंडमेंट के बारे में पता होना चाहिए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट ने ये बोला था कि एक गवर्नर यानी एक राज्यपाल या एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स को सर्व कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे
जैसे लक्षद्वीप के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, अंडमान निकोबार के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, दमन दीव के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, गोवा के पास, दादरा नगर हवेली दमन दीव के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, गोवा के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं उनके पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर 7th अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ था उसी ने ये पावर दी थी कि जो एक हाई कोर्ट है वो मल्टीपल स्टेट का हाई कोर्ट हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरल हाई कोर्ट में लगता है। ठीक है, वो केरल के हाई कोर्ट में लगता है। देन अगर बात करेंगे ये जो अंडमान निकोबार का है वो यहाँ तमिलनाडु में नहीं, वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में लगता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दादर नगर हवेली दमन और दीव और गोवा का महाराष्ट्र में लगता है। भाई महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र में लगता ही है। ठीक है, महाराष्ट्र का तो वहाँ लगता ही है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे भी लगता है इसका। ठीक है, क्लियर। और जो हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे असम में आपको देखने को मिलेगा, गुवाहाटी, उसका पता है कितनों का लगता है? गुवाहाटी का। असम का तो लगता ही है। इसके अलावा नागालैंड, मिज़ोरम, अरुणाचल, इन सब का भी लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मतलब कि 4 स्टेट का जुरिस्डिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट में लगता है। पंजाब चंडीगढ़ का भी कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। अभी संविधान किस तरह से बना। हमारा जो देश का संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब ये जो संविधान है ये किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी? ये बनी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान। इसकी सबसे पहले जो डिमांड है वो 1934 में M.N. रॉय ने रखी थी, मनींद्र नाथ रॉय ने। देन 1935 में ऑफिशियली कांग्रेस ने रखी थी। कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग थे, A.V. एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। अब ये जो थे पैथिक लॉरेंस, ही वॉज दी चेयरमैन, वो चेयरमैन थे इसके। समझ में आई बात? ओके। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी। इसमें टोटल कितने मेंबर्स होने थे? टोटल इसमें 389 की मेंबरशिप होनी थी। कुछ इस तरह से बाइफर्केशन होना था, 296 और 93, जिसमें ये फर्दर बाइफर्केशन कुछ इस तरह से होना था 292 एंड 4, जहाँ पर 292 निकल के आने थे 11 गवर्नर प्रोविंस है और ये 4 निकल के आने थे हर एक चीफ कमिश्नर, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। और जो 93 हैं ये नॉमिनेटेड होने थे, यानी कि ये होने थे इलेक्टेड 296 और 93 होने थे नॉमिनेटेड, दैट इज नामित। ओके, कौन नॉमिनेट करेगा इनको? ये प्रिंसली स्टेट राजा रजवाड़ों के जो राजा हैं वो नॉमिनेट करके भेजेंगे और ये जो हैं इलेक्ट होके आएंगे। और वो भी किस तरह से? इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। दैट मीन्स पीपल ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली वोट नहीं किया, लोगों ने किसने किया? जो हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज थी, ठीक है, जहाँ डायरेक्टली लोगों ने चुन के भेजा था, वो लोग चुन के भेजेंगे। ठीक है, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो लोग चुन के भेजेंगे, वो लोग इलेक्ट करके भेजेंगे। तो इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यानी पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी, आधी इलेक्टेड और आधी नॉमिनेटेड, और वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से चुनाव हुए। अब जब चुनाव हुए तो इलेक्शन कब हुए? इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त के महीने में। जुलाई अगस्त कब? 1946 में, 1946। कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, 208 सीट निकाली उसने। मुस्लिम लीग बेचारी 73 सीट मिल पाई उसको। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि बॉयकॉट कर दिया बाद में जाके किसने? मुस्लिम लीग ने। इस वजह से आफ्टर पार्टीशन ध्यान रखना है कितनी सीट बची थी। तो आफ्टर पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ 299 सीट्स बची थी, क्योंकि मुस्लिम लीग चली गई थी यहाँ से। लेकिन उसी बीच इंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया जाता है 2 सितंबर 1946 को, 1946। ठीक है,
2 सितंबर को। अंतरिम इंतरिम गवर्नमेंट का मतलब है टेम्प्रेरी गवर्नमेंट है, जो जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा फिर इलेक्शन होंगे तब तक के लिए सरकार तो कोई चाहिए ही, तो उसके लिए एक इंतरिम सरकार बना दी गई, जिसमें कि ये इंतरिम सरकार के मेंबर हैं, जिसमें कि ये देख सकते हैं लियाकत अली खान, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री। तो ये इस तरह से बनती है कि इसमें जो प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, प्रेसिडेंट इंतरिम सरकार का, वो माउंटबेटन बनता है, ठीक है, वो माउंटबेटन बनता है। लेकिन अगर बात करेंगे उपराष्ट्रपति, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट, कौन बनता है, तो वो बनते हैं नेहरू। नेहरू उसके वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, ध्यान रखिएगा, किसके, जो पूरी इंतरिम गवर्नमेंट बनती है उसके, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहेगी। एंड देन कुछ जो इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं वो कौन कौन होल्ड कर रहा था, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे कि होम मिनिस्टर कौन था, और डिफेंस मिनिस्टर कौन था, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था, देन लॉ मिनिस्टर, देन लेबर मिनिस्टर, देन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो होम की अगर बात करेंगे तो जो पहले देश के हमारे गृह मंत्री थे वो सरदार पटेल जी ही थे, तो इंतरिम गवर्नमेंट में भी होम मिनिस्टर थे। डिफेंस में बलदेव सिंह, पहले डिफेंस मिनिस्टर भी बलदेव सिंह थे, जब इलेक्शन हुए थे 1951-52 में, तो बलदेव सिंह ही जो है रक्षा मंत्री बने थे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। लॉ मिनिस्टर तो थे आपके ये JN मंडल, मुस्लिम लीग से। लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, अभी कौन है लेबर मिनिस्टर ज़रा बताओ, बाबू जगजीवन राम। और फाइनेंस की अगर बात करेंगे ये भी मुस्लिम लीग से था, लियाकत अली खान, ठीक। ये इस तरह से बनती है आपकी इंतरिम सरकार। अब संविधान बनना होता है शुरू, संविधान बनना शुरू होता है 9 दिसंबर 1946, 1946 को क्या होता है, रुको यहाँ पे लिखते हैं, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, ठीक है, पहली मीटिंग बुलाई जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इसके और जब भी बुलाई जाती है तो इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट पहले तो चुने जाते हैं। टेम्प्रेरी इसलिए क्योंकि जब इलेक्शन हो करवाए जाएंगे परमानेंट प्रेसिडेंट के लिए तब चुना जाएगा परमानेंट वाला। टेम्प्रेरी कौन थे पहले, सच्चिदानंद सिन्हा थे, कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे पहले टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट। और अगर पहले परमानेंट प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहले अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो दो लोग थे, HC मुखर्जी, ठीक है, और VT कृष्णमाचारी, ठीक है, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी, ये दो लोग थे। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। और लीगल एडवाइज़र कौन थे, यानी कि विधिक सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, तो ये थे आपके सर बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। अब ये जब बना था तो डिफरेंट कमिटीज़ का गठन हुआ, ठीक है, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डिफरेंट कमिटीज़ में मेजर कमिटीज़ थी और आपकी कुछ माइनर कमिटीज़ थी। मेजर थी 8 और माइनर थी 13, कहीं कहीं माइनर 14 दिया रहता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों ऑप्शन में नहीं लिख के आएगा वो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, अंबेडकर जी थे इसमें, और इसमें 7 इसमें मेंबर थे, ठीक है। तो 8 मेजर कमेटीज़ थी इसमें, तो उन्होंने बहुत सारी भर रखी हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कौन कौन सी याद करनी है जो 8 आपकी मेजर थी। एक तो स्टीयरिंग कमेटी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके हेड थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी है, इसमें आई थिंक सारी लिख रखी हैं क्या, मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। एक स्टेट्स कमेटी भी होगी यहीं पे, देखना स्टेट्स कमेटी, देखो जिसके नाम के आगे यूनियन स्टेट लगा हुआ है, नेहरू नेहरू नेहरू, ठीक, याद हो गई। देन है आपकी एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। प्रोविंसेस को भारत में मर्ज करने का काम किसने किया था, ऐसे याद कर लो, जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भारत में मर्ज किसने किया था, किसको क्रेडिट जाता है, वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा।
एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल अफेयर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी ये हो जाएगी। देन स्टीयरिंग कमेटी है और एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, दिख रही है यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, ये है, ठीक है। तो जिनमें मैंने टिक लगाया यही है, बस यही 8 मेजर कमेटीज़ हैं और बाकी सब माइनर कमेटीज़ हैं, ठीक है। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस कौन देखेगा, घर का बड़ा जो होगा दैट इज़ प्रेसिडेंट है, वो देखेगा फाइनेंस, है ना, सब कुछ। एडहॉक कमेटी में झंडा वगैरह फ्लैग वो भी राजेंद्र प्रसाद देखेंगे। क्रेडेंशियल्स कमेटी लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी, तो इसको मैंने इस तरह से आपको याद करवाया था कि जो हाउस एक बनी थी मूवी, है ना, रमैया वस्तावैया करके, तो उसमें अगर आपको याद हो रमैया वस्तावैया में सब घर के बारे में दिखाया जाता है, तो उससे आप रिकॉल कर सकते हैं हाउस कमेटी, ठीक है, उससे आप यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं हाउस कमेटी, ठीक है। और देन कमेटी ऑन चीफ, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ऑर्डर ऑफ बिजनेस, धंधा कौन देखता है, मुंशी जी देखते हैं, इस तरह से याद रखना है आपको, ठीक है। कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन कौन देखेगा, जीवी मावलंकर, ठीक है। तो धंधा कौन देखते हैं, मुंशी जी। देन जीवी मावलंकर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सिर्फ संविधान बनाने का फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, उसने कानून भी बनाने का काम किया। तो जब संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती थी तो राजेंद्र प्रसाद उसके हेड होते थे, लेकिन जब लॉ बनाने के लिए, ठीक है, लॉ मेकिंग के लिए बैठती थी बॉडी, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जीवी मावलंकर हेड हुआ करते थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना चाहते तो एस सुप्रीम कोर्ट एस वर्दचारी याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के धार थे, ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देन स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जवाहरलाल नेहरू, इसके तहत प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन, ये सब याद नहीं करना है, जिसमें मैंने टिक लगाया सिर्फ वही याद करने हैं आपको, सिर्फ वही याद करने हैं। एंड आई थिंक सबको याद भी हो गया होगा। तो हमने याद किया यूनियन या स्टेट है नाम के आगे में, तो वो नेहरू हेड कर रहे होंगे उसको, यूनियन या स्टेट है। स्टीयर है ना, स्टीयर का मतलब स्टीयरिंग किसके हाथ में है, जो हेड है, हेड कौन, राजेंद्र प्रसाद, तो स्टीयरिंग उन्हीं के हाथ में, और उसी को फाइनेंस का पूरा जिम्मा मिलता है, वही झंडा लेके चलता है आगे आगे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे याद कर लो, हाउस रमैया वस्तावैया से याद कर सकते हो आप, ठीक है। बिजनेस धंधा कौन देख रहा है, मुंशी जी देख रहे हैं। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे पहले कि हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानें, ये देख लेते हैं कि और कुछ चीज़ें, हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कुछ और भी फंक्शन परफॉर्म किए थे संविधान बनाने के अलावा। एक तो मैंने बताया है कि उसने कानून भी बनाया, प्लस अच्छा पहली बात तो कितना पैसा लगा, 64 लाख रुपए खर्च हुआ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू ने पास किया, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया कब, इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, 1947 को। ये था क्या, तो जब संविधान बनाने सब लोग बैठे तो नेहरू जी ने बोला कि हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कोई कुछ बना रहा है कोई कुछ बना रहा है, तो इसलिए हम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स में पहले एग्री कर लेते हैं। तो उसी के लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने प्रेजेंट किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। 64 लाख रुपीज़ का खर्चा लगा था। और अगर हम बात करेंगे टोटल टाइम कितना लगा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, कहीं कहीं 17 दिन दिए रहता है, कहीं कहीं 18 दिन दिए रहता है, उतना दिक्कत नहीं लेना है, ठीक है। 18 डेज़ भी हो सकता है और 17 डेज़ भी हो सकता है। टोटल 11 सेशंस हुए जो 165 दिन तक चले, ठीक है, 11 सेशन हुए थे जो 165 दिन तक चले थे, ये चीज़ ध्यान रखना है। और कुछ यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं, वो सब तो भी हम देखेंगे, अडॉप्ट कब किया गया, वो सारी चीज़ें, लेकिन हाँ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट बन के तैयार हुए थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाए थे, ड्राफ्ट पे मतलब डिस्कशन हुए, ठीक है, पहले मतलब रीडिंग हुई, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, तो पता होना चाहिए आपको। जो फर्स्ट रीडिंग है वो चली थी 4 नवंबर से लेके 4 नवंबर 1948 से लेकर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक, और इस तरह की 2 और हुई थी, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। जो थर्ड रीडिंग है ये कंप्लीट होती है जाके 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, अडॉप्ट किया था,
एनफोर्स नहीं किया था, लागू नहीं किया था, सिर्फ अडॉप्ट किया था। जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। फिर जाके लगभग 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया, लागू किया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए, उसी की याद में इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो इमीडिएटली ही लागू कर दिए गए थे 26 नवंबर 1949 को ही, जैसे कि प्रोविजनल पार्लियामेंट से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित और नागरिकता दैट है सिटीजनशिप से संबंधित जो प्रोविजंस थे, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ये सब, इनको तुरंत ही लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। बाकी पूरा जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, एनफोर्स होता है। ठीक है, क्लियर। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए वो तो मैंने आपको बताया है। कानून मतलब संविधान बनाया प्लस कानून बनाया। जब संविधान बनाने के लिए बैठती थी तो राजेंद्र प्रसाद, और जब लॉ बनाने के लिए बैठती थी तो जीवी मावलंकर हेड हुआ करते थे। प्लस इसके साथ साथ कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को रेटिफाई किया, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, ठीक है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, एक्सेप्ट किया। देन नेशनल एंथम, देन नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप को कब रेटिफाई किया? मई 1949 में, मई 1949 में। नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। एंथम एंड सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। एंड इसी दिन ही हमने क्या किया था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया था। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक सभी को? ठीक, अब हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान को किसने लिखा वगैरह था। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं ना आपसे कि किसने कैलीग्राफी करी थी, किसने डेकोरेट किया था। कैलीग्राफी किसने लिखा था? तो इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग। इंग्लिश में किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। हिंदी में किसने लिखा? वसंत कृष्ण वैद्य, वसंत कृष्ण वैद्य। डेकोरेट किसने किया? नंदलाल बोस। जब संविधान हमने अडॉप्ट किया तो उसमें 395 आर्टिकल्स, दैट इज़ 395 अनुच्छेद, प्लस 8 शेड्यूल्स यानी 8 अनुसूचियाँ, और 22 पार्ट्स यानी 22 भाग थे। आज अगर हम देखें तो 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग में डिवाइडेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? और चीफ ड्राफ्ट्समैन अगर पूछ लेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कौन था, वॉज दी चीफ ड्राफ्ट्समैन। और सिंबल क्या था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो चीफ ड्राफ्ट्समैन अगर पूछेगा तो आंसर इज एस एन मुखर्जी। ठीक है, एस एन मुखर्जी। एंड सिंबल था एलिफेंट। ओके, क्लियर यहाँ तक? फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं, फेडरेशन की अगर हम बात करें, एक सेकंड रुको, आगे तो नहीं लिखा है, नहीं। फेडरेशन की अगर बात करें तो इस पे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया। अब फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब क्या होता है? 2 तरह के फीचर कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, एक तो फेडरल और एक यूनिटरी। फेडरल वो होते हैं जो स्टेट को पावर देते हैं, फेडरल फीचर वो होते हैं जो स्टेट को पावर देते हैं। ठीक है, जहाँ पर यूनियन और स्टेट के बीच में इक्वल पावर का डिवीजन होता है उसको हम फेडरल फीचर बोलते हैं। यूनिटरी वो होता है जो सेंटर के पास पावर दे और स्टेट से पावर खींच ले। जैसे कि ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है लोगों को। ठीक है, फेडरेशन का मतलब है 2 तरह के फीचर हो सकते हैं। ठीक है, 2 तरह के फीचर हो सकते हैं, एक को बोलते हैं फेडरल फीचर्स और एक को बोलते हैं यूनिटरी फीचर्स। एग्जाम्पल के तौर पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल है क्योंकि ये स्टेट को पावर दे रहा है। सर ये कैसे स्टेट को पावर दे रहा है? क्योंकि ये रिटन है। तो देखो ऐसे याद करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट यूनियन के पास पावर होती है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यूनियन के पास पावर होती है। तो अगर यूनियन पावर ना खींच सके स्टेट से तो फेडरल फीचर रिटन है, अमेंड जल्दी से नहीं हो सकता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसा होगा? यूनिटरी फीचर होगा, एक संविधान है। इसका उल्टा क्या होता? 2 संविधान होते हैं, यानी कि यूनियन का तो होता ही सेंटर का, लेकिन स्टेट का भी होता।
लेकिन वो है नहीं, तो ये एंट्री फीचर है। ठीक, ऐसे अगर हम बात करें जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, फ्लेक्सिबल यानी आसानी से अमेंड हो सकता है, तो ये यूनिटरी फीचर है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें हैं फ्लेक्सिबल, आसानी से अमेंड हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें हैं रिजिड। तो जो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फीचर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFOS, तो ये ऑल इंडिया सर्विस होती हैं। आर्टिकल नंबर 300 सर्विसेज, ठीक है, आर्टिकल नंबर 312 के तहत। तो ये अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, हमने पढ़ा था कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है मनी बिल के केस में। क्या राज्यसभा के पास भी कोई ज़्यादा पावर होती है? तो होती है। कहाँ कहाँ पे? अगर कोई एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है तो वो राज्यसभा कर सकता है, या अगर अभी हम आगे देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा, अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे अगर लॉ बनाने की पावर देनी है तो वो राज्यसभा दे सकता है। स्टेट लिस्ट क्या होती है अभी देखेंगे 7 शेड्यूल में। अगर उसमें यूनियन को पावर बनाने, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे यूनियन को अगर पावर देना है, पार्लियामेंट को पावर देना है लॉ बनाने का, तो वो राज्यसभा दे सकता है। तो ये दो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती हैं इसके पास। ये हो गया। देन सिंगल सिटीजनशिप कहाँ रखोगे? एकल नागरिकता, तो उसको भी यहीं पर रखेंगे, क्योंकि अगर सिंगल ना होती तो क्या होती? डबल होती। लोगों के पास हर स्टेट की भी नागरिकता होती, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये यूनिटरी फीचर में आएंगे। इसी वजह से कुछ पॉलिटिकल जो थिंकर्स थे उन्होंने कुछ कमेंट्री करी, जैसे कि किसी ने बोला हमारे फेडरलिज्म को क्वाज़ी फेडरल, तो किसी ने बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो किसी ने बोला बारगेनिंग फेडरलिज्म। क्वाज़ी फेडरल किसने बोला था? KC वियरे ने बोला था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था। बारगेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला? मॉरिस जॉन्स। ठीक है, फेडरेशन विद यूनिटरी बायस, या फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, आइवर जेनिंग्स। क्लियर है इतनी चीज़ कि नहीं क्लियर है? अब आते हैं सोर्सेज पे। तो सोर्सेज यहाँ से आप देख सकते हो कौन सी चीज़ हमने कहाँ से बोरो करी है। अलग से मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी आगे पढ़ेंगे। बाकी आपको एक बार देख लेना है फैटमैन का, यहाँ पे इसका सोर्स क्या है जो ये सोर्स है, तो सोर्स का सोर्स है फैटमैन। ठीक है, वहाँ से ही और सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी तो जितना कुछ हो चुका है, कुछ आगे होगा, जो नहीं हुआ है वो आप बाद में यहाँ पे इस स्लाइड में आके देख लीजिएगा। अभी आते हैं शेड्यूल्स पे। तो शेड्यूल्स पे आते हैं। शेड्यूल्स कैसे याद करने हैं? शेड्यूल्स होते क्या हैं? तो कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे संविधान में जो पूरी आर्टिकल में नहीं बताई जा सकती हैं, डिटेल में नहीं लिखी जा सकती वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे रेफ़र कर दिया जाता है कि रेफ़र टू दिस शेड्यूल। तो जो चीज़ आर्टिकल में नहीं लिखी जा सकती वहाँ पे, तो उसको हमने शेड्यूल में लिख दिया। ठीक है, कहाँ लिख दिया? शेड्यूल में। तो वो हमें शेड्यूल में पढ़ना है। तो वो हमारे कितने हैं? पहले 8 थे, अभी 12 शेड्यूल हैं। पहले 8 थे, अभी 12 हैं, जिनको कि हम टीयर्स ऑफ ओल्ड PM से याद करते हैं। ये पहला है हमारा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, छठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है और 12वां है। तो 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। पहले 8 थे, अभी 12 हैं, यानी 4 ऐड हुए होंगे। तो कौन ऐड हुए हैं हम देखेंगे, लेकिन एक एक करके समझते हैं, जानते हैं। पहला, ठीक है, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज़, उनके नाम और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना है, कहाँ तक उनका एक्सटेंट है, विस्तार है। सेकंड, टीयर्स है ना, टी। देन ई से क्या है? एमोल्यूमेंट यानी भत्ता कितना मिलेगा, किसका एमोल्यूमेंट है? प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव काउंसिल और जजेस का, इन सब का है। टी ईयर्स ए से क्या है? अफर्मेशन एंड ओथ है, शपथ दिया हुआ है इनका, किसका? यहाँ पर ध्यान देना, जजेस कॉमन है, ठीक है, और MPs MLAs का ओथ दिया हुआ है। यहाँ पर MP MLA नहीं है, नहीं है, प्रेसिडेंट गवर्नर है। यहाँ प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं है, MP MLA है, ये ध्यान रखना। आर से राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, अच्छा, कितनी यूटीज़ रिप्रेजेंटेड हैं राज्यसभा में? कितनी यूटीज़ का रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में? तो सिर्फ 2 यूटीज़ का है अभी, दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि बाकी की पॉपुलेशन इतनी कम है
कि उनको रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं राज्यसभा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूपी का पता होना चाहिए, 31 सीट आती हैं यूपी की राज्यसभा से, ठीक है। टीयर्स, एस से है आपका शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, 5th। देन टीयर्स ऑफ, ओ से है आपका अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जिसमें कि आपका ATM मनी है, दैट इज़ असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है। अदर शेड्यूल्ड एरियाज, जबकि इनको हम ट्राइबल एरियाज बोलते हैं, तो हम याद करना है, हमें ट्रिक बनाना है, तो हमने उसको अदर शेड्यूल्ड एरिया बोल दिया, ट्राइबल एरिया को ही। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 7th, एफ से है फेडरल प्रोविजन। एफ से क्या है? फेडरल प्रोविजन। फेडरल प्रोविजन मतलब जहाँ बंटवारा होता है पावर का सेंटर और स्टेट के बीच में, तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, इसको अभी डील करते हैं, रुक जाओ भी, ठीक है, इसको डिटेल में डील करेंगे। देन है टीयर्स ऑफ ओल्ड, ओ से है क्या? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। पहले 14 थी, अभी 22 हैं। कैसे? 8 ऐड हुई हैं। कैसे ऐड हुई हैं? तो एक 21st अमेंडमेंट से ऐड हुई है, एक 71st अमेंडमेंट से ऐड हुई है और एक 92nd अमेंडमेंट से ऐड हुई है। कौन कौन से? मतलब एक नहीं हुई है, एक तो 21st ऐड हुई है सिंधी, 71st से हुई है KNM कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, और 92nd से हुई है BDSM बोडो, डोगरी, संथली और मैथिली, ठीक है। देन टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। L से है लैंड प्रोविजंस, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, या फिर उसी को हम बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स, तो ये लैंड रिफॉर्म से डील करता है, ठीक। चलो 10th, ये D से है डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डेफिकेशन काफ़ी लोग इसको पढ़ देते हैं। पंचायत, और M से म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। तो ये 4 को हमने ऐड किया है अमेंडमेंट से। अब कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं? तो इसको ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से जो 1951 में हुआ, इसको 52nd अमेंडमेंट जो 1985 में हुआ, इसको 73rd अमेंडमेंट जो 1993 में हुआ, ठीक है, मतलब 1992 में हुआ था, अप्लाई 1993 में हुआ, और 74th अमेंडमेंट जो 1992 में हुआ, ठीक। इसमें टोटल 28 फंक्शनल आइटम्स, 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, ठीक है, टोटल 29 फंक्शनल आइटम है, और इसमें 18 फंक्शनल आइटम से ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। आते हैं प्रियम्बल पे। प्रियम्बल, प्रस्तावना, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की समरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरी है कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर को नेहरू जी लाए थे, फिर जो अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को, वो प्रियम्बल नहीं है भाई, वो नहीं है, ना 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 ना, बस यही गलत फहमी तुम जीते हो कि वही है ना, उससे इवॉल्व हुआ है, लेकिन उससे रिलेट मत कर देना बिल्कुल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। लेकिन ये जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है उसके बाद ये इसको अडॉप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। समझ में आई चीज़? उसके बाद बनता है, क्योंकि आप खुद सोचो, मैं आपको बोलूँ इस पूरे क्लास की समरी दे दो, अभी जब क्लास हुई नहीं तो तुम समरी कहाँ से दे दोगे उसकी? तो पहले तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तभी समरी ना तैयार होगी। इसको ID कार्ड बोला था नेपाल की वाले ने, की नोट बोला था अर्नस्ट बेकर ने, और पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बोला था मुंशी जी ने। ये देश का प्रस्तावना प्रियम्बल, जिसके कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट हैं। पहला सोर्स, दूसरा नेचर, तीसरा ऑब्जेक्टिव, चौथा डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये स्रोत है संविधान, जो पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जहाँ से मिलता है इसको पावर, उसका स्रोत है ये, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये नेचर है, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब ये होता है संप्रभुत्व, यानी हम अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब होता है जहाँ पे लोगों के लिए डिसीजंस लिए जाएं, ऐसे डिसीजंस लिए जाएं जो लोगों के हित में हों पूरी तरीके से। सोशलिस्ट में डीप नहीं जा रहा हूँ। सोशलिस्ट मतलब जैसे गवर्नमेंट PDS स्कीम चला के रखी है कि अनाज देना है, फ्री राशन मतलब जो देना है, या फिर जो सब्सिडी दी जाती है, वो सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ होती हैं। इसका उल्टा होता है कैपिटलिस्टिक, पूंजीवाद, जो हमने देखा था इकोनॉमिक्स में। सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। इंडिया जो है पॉजिटिवली सेकुलर है, मतलब कि 2 तरह का सेकुलरिज्म होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव होता है जहाँ पे स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है रिलीजियस मैटर्स में, जो इंडिया में है, लेकिन USA में नहीं है, तो वो लोग क्या है? नेगेटिवली सेकुलर है, ठीक है। डेमोक्रेटिक, आप जानते हैं, रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है। हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है कंट्री का? प्रेसिडेंट। क्या इलेक्टेड है? यस। नहीं सर, इलेक्टेड कहाँ? आपने बताया बेटा, वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, लेकिन है तो इलेक्टेड ना, सिंपल। लेकिन UK इज़ नॉट अ रिपब्लिक, वहाँ पे आपको पता है राजा रानी वाला खेल चलता है, और इसलिए वो रिपब्लिक नहीं है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। जस्टिस 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरह का, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरह का, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी। फ्रैटर्निटी सिर्फ एक ही तरह का, फ्रैटर्निटी। जस्टिस के प्रिंसिपल्स हम कहाँ से लिए हैं? हमारा प्यारा देश
हमारा फेवरेट देश रशिया, ठीक है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। एंड डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। खत्म। अब यहाँ पे बात ये आई कि क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। तो बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए उसका अमेंडमेंट भी नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती केस में बोला येस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ पार्ट एंड इट कैन बी अमेंडेड। इसीलिए क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। और अमेंडमेंट कौन सा हुआ? 42nd। सिर्फ आज तक एक ही बार संविधान को अमेंड किया गया है, संशोधित किया गया है, और उससे 3 शब्द जोड़े गए हैं, ISS, ठीक है। ये 3 वर्ड्स बेटा पढ़ लो अच्छे से, सो दैट कि तुम भी वो 3 वर्ड्स जो तुम बोलना चाहते हो बोल सको, नहीं तो फिर समझ रहे हो यही 3 वर्ड्स पढ़ते रह जाओगे। तो ये ध्यान रखना, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर। या रक्षाबंधन का माहौल चल रहा है तो सिस करके याद कर सकते हो, जैसे याद रखना चाहते हो, बात नहीं है। अब हम पार्ट 1 पे आएंगे। हमने पार्ट 5 पढ़ा, हमने पार्ट 6 पढ़ा, अब हम पार्ट 1 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। तो यूनियन एंड टेरिटरी आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक है ये, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है, क्लियर है। 1, 2, 3, 4 हमें पढ़ना है पार्ट 1 में। आर्टिकल 1 बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी कि नेम लिखा हुआ है और टेरिटरी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इसके क्या इम्प्लीकेशंस है वो समझो। पहले आर्टिकल में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। अब कौन कौन आता है इसमें? तो जो स्टेट की टेरिटरी है जितनी, ठीक है, राज्यों की, ठीक है, जितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो, और जो टेरिटरी हम फर्दर आगे एक्वायर कर सकते हैं वो। यहाँ से हमें टाइप ऑफ पॉलिटी पता चलती है। अम्बेडकर जी से जब पूछा गया कि फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं जोड़ा, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों जोड़ा जबकि हम फेडरेशन है, तो उनका ये कहना था कि हम यूएस की तरह फेडरेशन नहीं हैं। मतलब कि यूएस में क्या है? यूएस इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, ठीक है। बट इंडिया में क्या है? अम्बेडकर जी ने बोला कि जो इंडिया का फेडरेशन है दैट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन दी स्टेट्स। राज्यों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं कि उस एग्रीमेंट से कभी निकल जाएंगे, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट को वर्ड को ऐड किया गया, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को। देन 2 और 3, 2 में क्या लिखा हुआ है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, और 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि कोई, अब देखो दोनों सिमिलर लग सकते हैं कि एडमिशन, इस्टेब्लिशमेंट, फॉर्मेशन, बट डिफरेंस क्या है? जो एग्जिस्टिंग स्टेट होता है ना उसके साथ आप कोई भी चेंज कर रहे हो, उसकी बाउंड्री छोटा कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, नहीं कोई भी बाउंड्री में ऑल्टरेशन हो सकता है, डिमिनिश करना एरिया, इंक्रीज करना एरिया, उसका नाम चेंज करना, ठीक है, उसको तोड़ देना 2 राज्यों में, उसको जोड़ देना, वो सारे काम आर्टिकल 3 के तहत होते हैं जो एग्जिस्टिंग है। कोई मान लेते हैं फॉरेन टेरिटरी का पार्ट है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना का, वो हमें भारत का हिस्सा बनाना है तो वो आर्टिकल 2 के तहत होता है। और साथ ही साथ अगर किसी यूटी को स्टेट बनाना है तो वो भी आर्टिकल 2 के तहत होता है। और आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 के तहत जो भी चेंजेस होंगे वो आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, यानी कि वो संविधान में संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सिंपल मेजॉरिटी से किए जाएंगे। जी हाँ, अगर किसी राज्य का नाम जैसे उत्तराखंड बना यूपी से टूट के, छत्तीसगढ़ बना एमपी से टूट के, झारखंड बना बिहार से टूट के, तो क्या लगता है आपको अमेंडमेंट करना होगा? नहीं, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से ही वो बन गए। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब 4th शेड्यूल का जिक्र क्यों है यहाँ पे? क्योंकि 4th शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, और जैसे ही बाउंड्री चेंज होगी किसी राज्य की तो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन भी चेंज होगा, इसलिए 4th शेड्यूल में भी चेंज करना पड़ेगा। ये सारे चेंजेस सिंपल मेजॉरिटी से हो जाते हैं, साधारण बहुमत से हो जाते हैं, इनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर टेरिटरी देनी है, किसी कंट्री को सीड करनी टेरिटरी, तो फिर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में ये चीज़ बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई अगर आप टेरिटरी लेना चाहते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी से ले सकते हैं, लेकिन अगर देना है तो फिर आपको अमेंडमेंट करना होगा पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट से परमिशन एक तरह से लेनी है आपको, ठीक है। एंड साथ ही साथ
ये चीज़ फिर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जो हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कि हमने कुछ अपने एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश ने कुछ हमें दिए थे, जिसको हम इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो हुआ था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, इसीलिए अमेंडमेंट करना पड़ा था, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो भाषा के आधार पे राज्यों को बनाने की मांग उठी। इसके लिए क्या हुआ, कुछ कमीशन बनाए गए, जैसे कि एस.के. धर कमीशन 1948, 1948 में इस कमीशन को बनाया गया। देन उसके बाद आपका इसने बोला कि राज्यों को, ठीक है, राज्यों को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाना चाहिए। ठीक है, वही एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जिसका हवाला दे के एडिक्विटी पेपर कैंसिल कर देता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। देन आपका बना JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनका एक अलग से कमेटी बैठी। कब? 1948 में, 1948 में। और इसने वही सेम चीज़ बोली कि हाँ, भाषा के आधार पे नहीं बनना चाहिए राज्यों को, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनना चाहिए। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो गई 1952 में। पोट्टू श्री रामलू जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, जब डेथ हो गई तो मांग काफ़ी तेज हो गई, तो इसलिए आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पे बनाना पड़ा। ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी, मतलब वो अनशन पे बैठे रहे काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक ये बैठे रहते हैं हंगर स्ट्राइक पे। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि मतलब पहले दिन ही रील बनाने लगे थे वो। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश 1952 में क्रिएट होता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे। जब एक स्टेट बना दिया गया तो बाकी स्टेट्स ने भी मांग तेज कर दी, तो इसलिए फिर एक कमीशन बनाया गया फाइनल, एंड दैट वाज फजल अली कमीशन, जिसको कि हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। 1953 में इसने रिजेक्ट कर दिया वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसने बोला कि हाँ, भाषा के आधार पे आप बना सकते हैं राज्यों को। ठीक है, लेकिन एक भाषा एक राज्य अगर फॉलो करेंगे तो भारत बहुत सारे राज्यों में बट जाएगा, बिकॉज बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इसी के रिकमेंडेशंस पर एक एक्ट पास किया गया, जिसको हम बोलते हैं स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, 1956 का स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत ध्यान रखना 14 राज्य, दैट इज़ 14 स्टेट्स, और 6 यूटीज यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश क्रिएट किए गए। देन यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल किस अमेंडमेंट से किसको क्रिएट किया गया, जैसे गोवा को किस अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया। ठीक है, सिक्किम का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्किम का बहुत पूछता है। ठीक है, तो गोवा ध्यान रखना गोवा जो है 12th अमेंडमेंट से बना था, जो 12वां संविधान संशोधन था ना, उससे गोवा और ये सब मतलब यूटी के तौर पे बना था, ध्यान रखना यूटी के तौर पे, बिकॉज 1961 में ऑपरेशन विजय करके गोवा को पोर्चुगीज़ के इन्फ्लुएंस से हटाया गया था। गोवा ही नहीं बल्कि दमन दीव भी था, ये सब भी पोर्चुगीज़ के ही उसमें थे, अंडर में ये थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देन सिक्किम का अगर बात करेंगे तो सिक्किम इज़ अ स्पेशल केस, जहाँ पे पहले तो 35th अमेंडमेंट हुआ, देन 36th अमेंडमेंट हुआ। ये हुआ 1974 में, ये हुआ 1975 में। इसके तहत पहले तो एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया सिक्किम को, बिकॉज ये पहले चोग्याल डायनेस्टी के तहत चोग्याल डायनेस्टी इसमें रूल करती थी। देन इसको 36th अमेंडमेंट से कंप्लीट स्टेटहुड मिला। ठीक, कंप्लीट स्टेटहुड मिला, एसोसिएट स्टेट और कंप्लीट स्टेटहुड, ध्यान रहेगा इतना चीज़। और अगर बात करेंगे तो सबसे लेटेस्ट अगर बात करेंगे तो इट इज़ तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बना था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ये इसके लिए आर्टिकल नंबर ध्यान रखना 2A को जोड़ा गया था, जो बाद में रिपील कर दिया गया था जब कंप्लीट स्टेटहुड का दर्जा मिल गया सिक्किम को। अब आर्टिकल 371 जो है, जैसे 370 पहले स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को, तो 371 स्पेशल स्टेटस देता है कुछ स्टेट को, जिसको हमें ऐसे याद करना होता है कि भाई माता जी का आशीर्वाद लिया और पूछा नाम क्या है, तो नाम बोली आसमा, मेरा नाम आसमा है,
और मैं जी के पढ़ती हूँ परमार से, ठीक है, ऐसे करके। तो माता जी, तो माँ से महाराष्ट्र, जी से गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्रा की यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल, गोवा एंड कर्नाटक। तो आपको बस याद करना है कि यहाँ से नाम आसमान जीके से ABCD शुरू हो जाएगी, ABCDE, इस तरह से आपको याद कर लेना है। देन आते हैं सिटीजनशिप पे, नागरिकता के प्रावधान। पार्ट नंबर कौन सा है, तो यहाँ पर आ गया ये पार्ट नंबर 2 है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में, यानी नागरिकता के प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 के बीच में, ठीक है, जो कि ये कुछ लिखे हुए हैं। 5 बात करता है, सबसे पहली बात तो ये कि भारत में किस तरह की नागरिकता है, एकल नागरिकता चलती है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, और ये कहाँ से लिया है हमने, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। देन 5th में है आपका आर्टिकल नंबर 5 में सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सब संविधान जब लागू हुआ तो उस टाइम पे कौन नागरिक होगा कौन नहीं होगा, आर्टिकल नंबर 5 में है। उसमें क्या है कि भारत में एक जन्म होना चाहिए आपका, ईदर ऑफ द पेरेंट्स आपके, यानी कि या तो मम्मी या पापा भारत में जन्मे हो, या आप ऑर्डनरीली जो है रेजिडेंट हो पिछले 5 साल से, ठीक है, बिफोर 26 जनवरी 1950। ध्यान से अभी सुनते रहना, मैं आपको बताऊंगा क्या याद करना है क्या नहीं याद करना है। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से इंडिया हैं। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान चले गए उसके बाद भारत आए हैं। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, यहाँ पाकिस्तान से लेना देना नहीं, किसी और देश में वो रह रहे हैं, उनके नागरिकता के प्रावधान, ठीक। पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन नॉट, देखो ये जितने भी आर्टिकल हैं 5, 6, 7, 8, इनका कोई वजूद नहीं है। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब इनका वजूद था, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आउटफ्लक्स ये सब हो रहा था कि कोई पाकिस्तान से इंडिया, कोई इंडिया से पाकिस्तान, ये सब चल रहा था, तो इसलिए उस टाइम के लिए थे। अब इनका कोई वजूद नहीं, इसीलिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस जो जितनी लाइन लिखी है उतना ही ध्यान रखना, इससे ज़्यादा डेप्थ में मत जाना तुम, क्योंकि उससे ज़्यादा पूछेगा नहीं तुमसे, ठीक है। देन राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स, 8 तक नहीं जाना। 9 ये बोलता है कि अगर आपने किसी देश की नागरिकता ले ली वॉलेंटरली अपने आप, ठीक है, तो आप फिर भारत के नागरिक नहीं हो गए, क्योंकि भारत में कोई दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अगर आप एक बार भारत के नागरिक बन गए तो आपकी सिटीजनशिप कॉन्टिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं कि कोई नया लॉ बना के आपको डिबार कर दिया जाएगा कोई सिटीजनशिप से। और 11 बोलता है कि सिर्फ देश की संसद के पास ये शक्ति है कि वो नागरिकता को लेकर कोई भी कानून बना सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास, क्योंकि सिटीजनशिप एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है आर्टिकल शेड्यूल नंबर 7 के तहत। खत्म, ठीक। अब सिटीजनशिप जो एक्ट है ये डील करता है प्रेजेंट में, ठीक है, 5 से लेके 8 तक तो वो जब हम आज़ाद हुए थे तब की बात थी, लेकिन अभी ये एक्ट है पार्लियामेंट का जिसके तहत ये सिटीजनशिप के कानून जो है डिराइव होते हैं। पहला बाई बर्थ, देन दूसरा बाई डिसेंट, बर्थ से, डिसेंट से मतलब कोई इंडियन ओरिजिन का है लेकिन अभी किसी दूसरे देश में रह रहा है, बाई रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन अभी किसी और देश की नागरिकता है, ठीक है, आपके मम्मी पापा को इंडिया भारत के नागरिक थे कभी, ठीक है, लेकिन अभी आप कहीं और देश के नागरिक हैं, ठीक है, तो 7 साल, या आपकी मान लेते हैं आपके हस्बैंड हैं भारत के नागरिक, तो रजिस्ट्रेशन से ले सकते हैं, 7 साल आपको भारत में रहना होगा। बाई नेचुरलाइजेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, इसके लिए आपको 12 साल भारत में रहना होगा, ठीक है, 12 ईयर्स लगभग, ठीक है। देन है आपका बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी, यानी कि भारत ने कोई टेरिटरी ले ली मान लो, ठीक है, तो उसके जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की उनकी नागरिकता से डील करता है। मान लो कोई पाकिस्तान का कोई हिस्सा ले लिया, बलूचिस्तान मान लो भारत का हिस्सा बन गया, तो उन लोगों की नागरिकता के प्रावधान। तो ये है कि आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं नागरिकता, और ऐसे 3 प्रावधान हैं, 3 जैसे आप लूज़ कर सकते हैं। कैसे लूज़ कर सकते हैं, या रिनंसिएशन, यानी आप खुद से त्याग दें, आपने वॉलंटरली दे दी, गिव अप कर दिया। डेप्रीवेशन, अगर आपने कोई फ्रॉड तरीके से भारत की नागरिकता ली थी तो। और टर्मिनेशन, मतलब कि आप मान लेते फॉर एग्जांपल कि आप किसी की हेल्प कर रहे थे किसी अदर कंट्री की, या फिर आपने किसी की नागरिकता ले ली किसी कंट्री की बिना बताए, तो आपको डिप्राइव कर दिया जाएगा आपकी सिटीजनशिप से। ये है चीज़ें,
ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से पहले नागरिकता के प्रावधान 5, 6, 7, 8, उसके बाद से ये सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का। यहाँ पर आप रिकॉल करिए जो CAA काफ़ी न्यूज़ में था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA ऑफ 1955, 1955 का जो ये था एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं, कौन कौन, हिंदू, पारसी, जैन, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, वो जो 3 देशों से आएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उनके लिए सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन के जो प्रावधान हैं, जो रूल्स हैं, उनमें छूट दे दी जाएगी। 12 साल की जगह उनको सिर्फ 6 साल भारत में रहना होगा। इसी को लेकर विवाद है क्योंकि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है। ठीक।